नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज हम आप सबके बीच उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित ये सेशन लेकर के आए हैं और इसमें जानेंगे कि सरकार ने अपने बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं और कितने का बजट पेश किया है, सरकार का कुल व्यय कितना होगा, कुल प्राप्तियां कितनी होंगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बजट में चलने से पहले, इस सेशन में जाने से पहले, मतलब इसके प्रमुख बिंदुओं को देखने से पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट का प्रावधान जो है, जैसे केंद्रीय बजट जो होता है वो आर्टिकल 112 में है। ठीक है, केंद्रीय बजट देखने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 112 में है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, तो बजट शब्द नहीं है। वहीं राज्यों के लिए देख लें तो आर्टिकल 202 जो है प्रावधान करता है कि राज्य जो है अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो हो गई संवैधानिक प्रावधान, दोनों आप याद रखिएगा, ये सेंटर का है और ये राज्य का है। तो चलिए देखते हैं कि बजट वास्तव में होता क्या है। तो इससे संबंधित एक केंद्रीय बजट का जब सेशन हमने लिया था तो उसमें जो है विस्तार से चर्चा की है कि बजट होता क्या है, किस लिए लाया जाता है। तो सरकार जो है आगामी वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है, कौन कौन सी नीतियां अपनाने वाली हैं, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गति देना है, कितना राजस्व प्राप्ति करना है, कितना राजस्व व्यय करना है, राजकोषीय घाटा कितना होगा, ये सब मुख्य प्रावधान होते हैं। तो उस सेशन को आप लोग देखिए। पहला पार्ट जो है उसमें हमने विभिन्न टर्मिनोलॉजी से संबंधित सेशन लिया था, तो उसे आप देखिएगा, वहाँ से बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। चलिए, जो इस बार का बजट पेश हुआ है वो वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए पेश हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो वित्त वर्ष होता है वो कब से कब स्टार्ट होता है, कब से कब तक चलता है। तो वो जो है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर के चलेगा। ये कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है बजट 2025-26, यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट पेश किया गया है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट में वंचित को वरीयता, यानी जो भी समाज में वंचित है सुविधाओं से लेकर के, और जो भी वंचना के शिकार हैं उन्हें जो है वरीयता दी जाए, और उससे संदर्भित ये बजट पेश किया गया। बजट किसने पेश किया? तो ये मंत्रिपरिषद है उत्तर प्रदेश की, और ये सुरेश खन्ना जी हैं, इन्होंने बजट पेश किया। इस बार जो है बजट जब पेश हुआ तो 9वां बजट जो है पेश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 9 बार जो है इस बीजेपी गवर्नमेंट की, मतलब राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इनके द्वारा जो भी बजट पेश किया गया 17 में ये जो आए थे चुनाव जीत करके, तो उस समय से लेकर के अब तक कौन कौन से बजट पेश हुए और उनकी थीम क्या रही, वो यहाँ पर प्रमुख रूप से संदर्भित है। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो 2017-18 के लिए जो था उसकी थीम थी अन्नदाता किसानों को समर्पित। 2018-19 की जो थीम थी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास करना। 2019-20 का जो है महिला सशक्तिकरण। 20-21 में युवा व रोजगार सृजन। 21-22 में स्वावलंबन से सशक्तिकरण।
2022-23 में अंत्योदय से आत्मनिर्भरता, 2023-24 में त्वरित समावेशी विकास, और 2024-25 में राम राज्य व पर्यटन। इस बार की जो थीम है वो क्या है? वंचित को वरीयता। तो ये आप थीम याद रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख प्रावधान की बात करें तो यह बजट जो है अनुमान इसमें लगाया गया है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कि विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और इसमें कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, घाटे और शेष राशि की जानकारी दी गई है, जिसमें बजट का आकार जो है 8,08,736.06 करोड़ रुपए का है। तो 8.08 लाख करोड़ का, ठीक है, ये इतना बजट का आकार है। तो ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में दे दे तो 8.08 लाख करोड़, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नई योजनाएं इसमें कितने रुपए की शामिल है? तो 28,478.34 करोड़ रुपए। तो मोटी मोटा आप 28,500 करोड़ मान सकते हैं। कुल प्राप्तियां 7,79,242.65 करोड़ रुपए। तो इतना कुल प्राप्तियां होगी। और ये जो प्राप्तियां होंगी, कुल प्राप्तियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति दोनों की बात कर रहा है। राजस्व प्राप्ति क्या होता है? तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि व्यवसाय से, जैसे राजस्व प्राप्ति, व्यवसाय जब कोई बिजनेस करती है गवर्नमेंट, या सामान्य गतिविधि से प्राप्त है, जैसे कि कर लगा दे, शुल्क लगा दे, ब्याज लगा दे, ब्याज से प्राप्त आय, लाभांश से प्राप्त आय, तो ये सब राजस्व प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है? तो वह आय जिससे जो है परिसंपत्तियों में कमी आए या देनदारी बढ़ती है, तो पूंजीगत प्राप्ति उसे बोलते हैं। तो इसमें जो है उधार ले ले सरकार, या ऋण ले ले, ऋण वसूली के माध्यम से, ठीक है, विनिवेश के माध्यम से, भूमि या जमीन या एयरपोर्ट को विनिवेश करे, तो उसके माध्यम से पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो अब ये देखिए राजस्व प्राप्तियां कितना है? 6,62,690 करोड़ रुपए, ठीक है, कर, शुल्क, ब्याज, लाभांश इत्यादि से, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां जैसे उधार लेकर के, ऋण से, ऋण वसूली, ठीक है, सरकार जो है ऋण दिए रहती है तो उसे वसूलती है, उससे विनिवेश करे, जैसे कि कोई लैंड है उसको जो है किसी अन्य पार्टी को दे दे, तो वो क्या हुआ? विनिवेश हुआ, तो वहां से जो आय मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्तियां में होगी। और इसमें प्रमुख अंतर क्या है? ये एसेट एंड लायबिलिटी में प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे कोई लैंड है, तो अगर इसको विनिवेश की सरकार, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेट जो है कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कि कोई उधारी ली, बोरो किया किसी थर्ड पार्टी से, कोई धनराशि जो है, सपोज 100 करोड़ रुपए उसने बोरो किया, उधार लिया, तो ये क्या हुआ? ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या है? बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो है पूंजीगत प्राप्तियां में आएगी। तो यहाँ पर कितना है पूंजीगत प्राप्तियां? 1,16,551 करोड़ रुपए, ठीक है। कर राजस्व की बात कर ले तो यानी टैक्सेस जो लगाएगी उससे कितना होगा सरकार को आए? तो 5,50,172 करोड़ रुपए, जिसमें स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ रुपए और केंद्र का हिस्सा 2,55,172 करोड़ रुपए ये शामिल है।
तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये निकल करके आएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख लेते हैं रुपया कहाँ से आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक डाटा शीट बना लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है। फर्स्ट नंबर पर राज्य का अपना कर राजस्व है, यानी जो भी टैक्सेस के माध्यम से सरकार अपने राज्य में वसूल मतलब आय प्राप्त करेगी, उसका सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर मौजूद है, जैसे 37.4%। तो कर राजस्व पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी जो जीएसटी रिटर्न देती है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को, तो उसका जो राज्यांश है वो कितना परसेंट है, तो 32%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केंद्रीय करों का राज्यांश दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर बात देख ले तो सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, यानी पब्लिक से जो बोरोइंग करेगी सर गवर्नमेंट, वो है तीसरे नंबर पे 14.4%। तो ये तीसरा है। फिर उसके बाद केंद्रीय अनुदान सहायता। केंद्रीय अनुदान सहायता क्या है, वित्त आयोग जो है राज्यों को अनुदान के लिए सिफारिश करती है, तो सरकार जो है केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, वो उसकी बात कर रहा है। तो 11.1%। तो ये चौथे नंबर पे। ठीक है, और पांचवें नंबर पर करेत्तर राजस्व, मतलब बिना कर के, जैसे शुल्क लगाए, ठीक है, ब्याज से, लाभांश से, तो ये करेत्तर राजस्व होता है। तो ये पांचवें नंबर पे है। तो आप ये डाटा शीट में अब बना लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। चलिए आगे बढ़ें। तो कुल व्यय जो है सरकार का कितना प्रस्तावित है, 8,736.06, जिसमें राजस्व व्यय कितना होगा, 5,83,174 करोड़ रुपए। वहीं पूंजीगत व्यय 2,25,561 करोड़। समेकित निधि का घाटा जो है कितना रहेगा, 29,493 करोड़ रुपए। वहीं राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है, तो 91,399 करोड़ रुपए। अब ये जो स्टेट का जीडीपी है वो उसका कितना परसेंट है, 2.97। अब ये देखिए वित्तीय अनुशासन से संबंधित यहाँ पर बात आ जाती है। जो 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, तो एफआरबीएम एक्ट 2003, और इसमें संशोधन हुआ कि कौन से ईयर में, 2013 में। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो राजकोषीय घाटा है उसे जो राजकोषीय घाटा है उसे कुल राजस्व का अपने जीडीपी का कितना परसेंट करना है, 3%। तो सरकार इसके लक्ष्य इसको पूरा करती है। ठीक है, और वहीं पर राजस्व घाटे का जो प्रावधान था वो कितना करना था, 0%। तो एफआरबीएम एक्ट के तहत क्या है, राजस्व घाटा को शून्य करने का लक्ष्य है, और राजकोषीय घाटा को राजकोषीय घाटा को 3% करने का लक्ष्य है, 3% तक रखने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर सरकार जो है राजकोषीय घाटा अपना जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही रखी है। राजस्व बचत कितना होगा, तो 79
16 करोड़ रुपए, और अंतिम शेष कितना है 247 करोड़ रुपए। यानी प्रारंभ में जब सरकार ये बजट पेश की थी पिछला वित्त वर्ष वाला, तो उसके पास इतना था। ठीक है, अभी सरकार के पास इतना है। चलिए आगे बढ़ें। तो रुपया जाएगा कहाँ, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पूंजीगत परिव्यय में सबसे ज़्यादा जो है सरकार खर्च करेगी। तो पूंजीगत परिव्यय क्या है, ऐसा परिव्यय, ऐसा व्यय जिससे जो है कोई अवसंरचना विकास किया जाए और वो दीर्घकाल में लाभ मिले सरकार को, तो वो पूंजीगत परिव्यय है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है, तो ये पहले नंबर पर है। उसके बाद देखेंगे ये है कितना 20.4%। ठीक है, उसके बाद देखिए तो दूसरा पेंशन नहीं, सॉरी, वेतन सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी कर्मचारियों को वेतन जो दिया जा रहा है। अन्य व्यय भी है यहाँ पर 16.8%, लेकिन यहाँ पर मुख्य व्यय ये है, वेतन जो है सरकारी कर्मचारियों पर देगी कितना 12%। ठीक है, फिर पेंशन पर कितना खर्च करेगी, तो 11.2% ये अपने बजट का। ठीक है, तो ये आप एक्सेल शीट बना लीजिएगा, डाटा शीट बना लीजिएगा क्रम वाइज करके। अब यहाँ पर सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कहा है कि राजकोषीय स्थिति में सुधार हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2014-19 में जो 37.0% से बढ़ करके वो क्या है 22-23 में कितना हो गया है 45.9 हो गया है। तो फिस्कल जो है वो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या होता है, तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है राज्यों में राजकोषीय अनुशासन और स्थायी आर्थिक नीतियां से संबंधित होता है। तो उसमें बताया जाता है कि जो राज्य का जो हेल्थ है वित्त के मामले में वो कैसा है, राजकोषीय हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 22-23 में 45.9% हो गया है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 14.8% से बढ़कर 19.3% तक पहुंच गया है। तो पूंजीगत व्यय में कितना 19.3% व्यय करेगी, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय की बात करें तो 2018-19 में 4.9% था, जो 2022-23 में 6.5% हो गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर रहा है, जिससे ऋणग्रस्तता में कमी आई है। तो राजकोषीय घाटा का प्रावधान 3% सीमा के अंदर है। ठीक है, 2.97%। तो इससे जो है सरकार को उधारी लेने में कमी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्वयं के कर से प्राप्ति महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक रही है। यानी कर जो प्राप्ति का मामला है, पर कर प्राप्ति के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2022-25 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश का जो कर प्राप्ति था वो 9.9% था। अभी जो है 2023-24 में वो 11.6% तक बढ़ी है। ब्याज भुगतान पर कम व्यय, यानी जो सरकार उधारी लेती है, ठीक है, उसके बदले में गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार ने जब राजकोषीय नीति पर यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे
कि ये जो है राजकोषीय घाटा कम है, तो ऋण भी कम ली है, तो ऋण कम ली है यहाँ पर, तो ऋण कम लेने के कारण जो है यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है आरबीआई द्वारा कि ब्याज का भुगतान भी कम किया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का ब्याज व्यय अनुमान कम लगातार घटता हुआ रहा है। विकास व्यय यानी जीडीपी के अनुपात में अन्य राज्यों से अधिक है। सभी राज्यों का औसत जो है 10.9% है, जबकि यूपी का 12% है। 10.9% से 12% रहा है और यूपी का 13.8% से 16.7% रहा है। स्वास्थ्य पर खर्च की बात करें तो 2017 से 25 के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। तो ये आरबीआई का रिपोर्ट है। अब देख लें अन्य प्रावधान। तो आर्थिक विकास और वृद्धि दर। विकास क्या है, जैसे ये सपोज ये केक, ठीक है, तो ये बढ़ करके इस तरीके से हो जाए तो ये विकास है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है इसका उदाहरण। 2017-18 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है 12.89 लाख करोड़ थी, ठीक है। 2024-25 में अनुमानित अर्थव्यवस्था 27.51 लाख करोड़, लगभग दोगुनी होने की अनुमान है। तो यही विकास हो रहा है, ठीक है। राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 11.6% थी, जो राष्ट्रीय औसत से 9.6 से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें तो 2019-20 में 65,660 रुपये थी, वहीं 23-24 में 1,93,514 रुपये है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये औसतन है, ठीक है, हर व्यक्ति की इतनी आय नहीं है, लेकिन औसतन है। अब इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, नई योजनाएं और पहल कौन कौन सी लाई गई हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। साइबर घटनाएं देख रहे होंगे किस तरीके से बढ़ रही है, तो उसके लिए भी सरकार बजट में प्रावधान की है। और एआई आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चाइना जो है यूएसए को पीछे छोड़ रहा है और बहुत ही कम कीमत पर जो है डीप सीक लेके आया है, ठीक है। तो इसके लिए भी सरकार अपनी बजट में प्रावधान की है। और यहाँ पर रिसर्च और ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की योजना है। विज्ञान और नवाचार के लिए साइंस सिटी और विज्ञान पार्कों की स्थापना की जाएगी। नगर निकायों के 58 मुख्यालयों को आदर्श स्मार्ट नगर बनाने की योजना है, ठीक है। श्रमिकों के लिए जो है जिला मुख्यालयों में कामगार अड्डे, जिनमें पानी, पीने का पानी, स्नानागार, शौचालय और कैंटीन की सुविधा होगी। तो कामगार अड्डे बनाए जाएंगे। नियोजन कार्यालय थे ना, ठीक है, वहीं पर ये पीने का पानी, स्नानागार, शौचालय और कैंटीन जैसी सुविधाएं बनाएगी सरकार। किसान कल्याण के लिए देख लें तो क्या प्रावधान की है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है वर्ष 2024 में कृषकों के खेतों में 22,089 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। तो ये किसानों के लिए प्रावधान रहा।
महिला और बाल विकास के लिए देख लें तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को जोड़ा गया है। बीसी सखी योजना के तहत 39,556 बीसी सखियों द्वारा 31,103 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन किया गया है। लखपति महिला योजना के तहत 31 लाख से अधिक महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिसमें से प्रति महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किए गए। साथ ही लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार का कहना है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रावास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और स्कूटी वितरण योजना लाई जाएगी। ठीक है, और स्कूटी वितरण योजना के लिए 400 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं, प्रस्तावित है। ये उच्च शिक्षा के लिए है स्कूटी वाला। ठीक है, स्कूटी जो दिया जाएगा वो उच्च शिक्षा के लिए। चलिए, युवा सशक्तिकरण की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.8 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अभी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन या टैबलेट जो वितरित किया जा रहा है, इसका प्रश्न जो है मे भी 2022 या 23 वाले यूपीपीसीएस वाले एग्जाम में आया था, तो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए जाएंगे, जिसमें गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन फंड की स्थापना की जा रही है। रोजगार सृजन की बात करें तो सरकार इस बार कह रही है कि 92,000 से ज़्यादा जो है हम इस बार रोजगार देंगे। और साथ ही साथ मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। यानी मानव दिवस का मतलब जो कुल वर्किंग डे है, ठीक है, उसे काउंट बोल रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जिसमें से जिससे जो है 3,13,000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। तो कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? 3,13,076 जो है परिवार जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। मनरेगा कब आया था? 2005 में आया था, और इसका नाम भी पहले नरेगा था। मनरेगा जो है बाद में किया गया 2009-10 में। ठीक है, तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 1838 लाभार्थियों को 10,560 लाख रुपए सहायता दी गई है, जिससे 34,500 नए रोजगार सृजित हुए हैं। 2017 से 24 तक विभिन्न सरकारी विभागों में सरकार का ये कहना है कि 1,56,206 भर्तियां की गई हैं, जबकि वर्तमान में 52,919 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो ओडीओपी कब आया था? 2018 में। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख जिले हैं, मतलब एक जिला के लिए एक उत्पाद निर्धारित किया गया था ताकि उसको विशिष्ट पहचान मिल सके और उसकी जो है पहचान उस जिले के नाम से जानी जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। और सबसे पहले जो है किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में कन्याओं के विवाह और
विवाह के लिए उन सहायता योजना के अंतर्गत भी कुछ काम किए गए हैं। तो श्रमिक कल्याण की बात करें तो मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 6,22,974 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। निर्माण, कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 41,453 श्रमिकों को लाभ दिया गया है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की 2 बालिकाओं के स्वजाति विवाह पर 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो जो आप देखते होंगे कि सामूहिक विवाह जो होता है सरकार के द्वारा, उसमें कितने रुपए का प्रावधान है, तो 55,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बात कर ले तो आयुष्मान भारत व हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। तो आयुष्मान कार्ड जारी करने में प्रदेश का स्थान प्रथम है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत 22,681 प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला गया है। टेलीमेडिसिन सेवा, यानी आप फोन के जरिए भी मेडिसिन ले सकते हैं, को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य परामर्श के लिए विस्तारित किया गया है। निःशुल्क डायलिसिस एवं सीटी स्कैन सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही है। आयुष क्षेत्र की बात कर लें तो राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना होगी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2025-26 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे गोरखपुर का ये जो महाविद्यालय बन रहा है, इस तरीके से होगा जब बनेगा। तो अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। तो कहाँ कहाँ पर है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो वाराणसी और अयोध्या, दोनों याद रखिएगा। आयुर्वेदिक वाला वाराणसी और अयोध्या। आयुष विद्यालय आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर होगा? तो वो गोरखपुर में होगा। उसका नाम क्या होगा? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आयुष जो है इसका फुल फॉर्म क्या है आयुष का? तो आयुष ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, यस से होता है सिद्ध और यच से होता है होम्योपैथिक। ठीक है, तो ये मिलकर के बनता है आयुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में 36 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे, जिसमें से 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश क्रियान्वयन में है। एमओयू साइन हुए 36 लाख करोड़ का, जिसमें 6.6 लाख करोड़ रुपए पर काम चल रहा है। कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा प्रयागराज से सोनभद्र तक, इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा तो बनेगा तो 50 करोड़ रुपए। बुंदेल रीवा एक्सप्रेसवे जो है 50 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, परिवहन व सड़क और संरचना के लिए जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके लिए 200 करोड़ रुपए। रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए 1450 करोड़ रुपए। राज्य राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए। सड़क रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या है? तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू हो गई है और यूपी चौथा राज्य बना है इस नीति को लागू करने वाला, सेमीकंडक्टर नीति को। डाटा सेंटर पार्क्स जो है 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से
8 डेटा सेंटर पार्क 900 मेगावाट क्षमता के बनाए जा रहे हैं। एआई, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलाशय, तो जल जीवन मिशन के तहत जो है 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 2.34 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। तो कितना दिया जा चुका है? 2.34 करोड़ घर में। सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपए और संचालन हेतु अतिरिक्त राशि दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लें तो विद्युत आपूर्ति यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे आपूर्ति रही है। 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 1,87,873 निजी नलकूप कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो नलकूप क्या होता है? जो बोरिंग कराते हैं ना आप, बोरिंग करा करके और उसमें जो है मोटर लगा देते हैं, सबमर्सिबल लगा देते हैं, वही है नलकूप। या बाहर मोटर फिट करके जो है पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं, तो वो उसी को बोल रहा है नलकूप। तो कितने निजी नलकूप का कनेक्शन दिया गया है? 1,47,873। ठीक है। उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 7140 मेगावाट ताप विद्युत के जरिए और 1980 मेगावाट संयुक्त उपक्रम में उत्पादन किया है। सौर ऊर्जा की बात करें तो जालौन में 500 मेगावाट और झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तो ये 500 मेगावाट जालौन में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना चाह रहा है प्रदेश, और झांसी में 200 मेगावाट। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है जालौन, रेड कलर वाला जालौन। ठीक है। और ये जो है झांसी। तो यहाँ पर 500 मेगावाट का जो है सौर प्लांट लगेगा और झांसी में 200 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। यूपी सौर नीति 2022 के तहत 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आप याद रखिएगा। यूपी सौर नीति 2022 के तहत 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। तो आसान है याद करना। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022, इसका लक्ष्य क्या है? 22 आप याद रखेंगे। नीति कब आई थी? 2022 में। और इसके तहत 22,000 मेगावाट जो है उत्पादन करने का लक्ष्य है सौर ऊर्जा का। अयोध्या और 16 अन्य सोलर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये रहा अयोध्या, वायलेट कलर का। और इसके अलावा अन्य 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन की बात कर लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 17 लाख घरों का निर्माण पूर्ण और लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। रीजनल विकास की बात करें तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण जून 2025 तक पूर्ण होगा। स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली, उन्नाव जिले शामिल हैं। तो ये SCR की बात कर रहा है। तो SCR में 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लखनऊ है, फिर उसके बाद हरदोई है, हरदोई के बाद सीतापुर है, ठीक है, उसके बाद बाराबंकी है ये वाला, फिर रायबरेली है, फिर उन्नाव है। तो ये SCR में शामिल जिले हैं, 6 जिले। चलिए आगे बढ़े। नगर विकास योजनाएं की बात करें तो अमृत 2.0, ये सब योजनाओं के बारे में मैंने जो है सेंट्रल बजट में बताया है।
सारी योजनाओं के बारे में बताया है जो जो संबंधित है। और जब आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का जो बजट है लगभग लगभग केंद्र सरकार के बजट से मिलता जुलता है। तो अमृत 2.0 योजना में 39 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। शहरी ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत 800 करोड़ प्रस्तावित है। नगरीय बाढ़ और जल भराव प्रबंधन हेतु 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ प्रस्तावित है। कान्हा कार्यशाला योजना के लिए 450 करोड़ रुपए। तो ये आप याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना है, 400 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो हवाई अड्डों का विस्तार कर रही है। 2017 से पहले 4 थे हवाई अड्डे, अब जो है 16 हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं, जिसमें से यूपी में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है प्रचलित है। जल्द ही जेवर हवाई अड्डे के जुड़ने से 5 हो जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा है। वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती, गोरखपुर, आगरा और ललितपुर में हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है, राज्य सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन की दिशा में कार्य कर रहा है। पंचायती राज की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2045 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है, 2045 करोड़ रुपए। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे वहाँ पर रहें पंचायत में जाकर के डिजिटल रूप से उस लाइब्रेरी का लाभ ले सकें। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। यानी जो शव गृह होते हैं, मतलब मृत्यु के बाद शवदाह किया जाता है, वहाँ पर उसके लिए जो है 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में क्या है, दलहनी व तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन व उत्पादकता में वृद्धि के लिए निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब इस मिनी किट में क्या क्या होगा, जैसे उन्नत किस्म के बीज होंगे जो दलहनी और तिलहनी फसलों से संबंधित होंगे। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो सीड पार्क विकास के लिए 251 करोड़ रुपए। कृषि की बात कर लें तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है, प्राकृतिक खेती। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से जो इसके पिलर हैं, वो कंपोनेंट हैं, वो क्या क्या है, तो बीजामृत है, जीवामृत है, वपासा है, मल्चिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है। तो बीजामृत में क्या होगा कि जो बीज होंगे वो जो है शोधित किए जाएंगे काऊ डंग से, उसके यूरिन से और लाइम बेस फार्मूलेशन से शोधित किए जाएंगे। जीवामृत में क्या होगा, जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, काऊ डंग के यूरिन से, फिर उसमें कुछ डाल के जो है
वो मिलाएंगे, क्या बोलते हैं, आटा, ठीक, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिलाएंगे तो इससे जीवामृत होगा। वपासा में क्या है, तो प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्टिवेटिंग अर्थवर्म, मतलब अर्थवर्म को सॉइल में डाला जाएगा और वहाँ पर जो है केचुए जो होते हैं, केचुए डाल करके उस मिट्टी को भुरभुरी बनाई जाएगी ताकि उसमें प्रकाश और वायु का आवागमन हो सके। साथ ही साथ जो केचुए होते हैं जो मिट्टी को खाते हैं और जो चालते हैं, तो उसमें भी यूरिन, उनके यूरिन में भी जो उत्सर्जी पदार्थ में भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो वपासा उसके जरिए होगा। मल्चिंग जो है कि जब देखे होंगे आप किसी खेत को जो है पन्नी से या घास फूस से ढक दिया जाता है और सिंचाई जब करते हैं तो वो देर तक जो है वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो उसी को बोल रहा है मल्चिंग। प्लांट प्रोटेक्शन, अब प्लांट प्रोटेक्शन में क्या होगा कि हम जो है रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, उसके जगह पर क्या करें कि नीम के पत्ते का पेस्ट बना करके उसको छिड़काव करें, ठीक है। तो ये सब जो है कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग के। तो ये सब नेचुरल फार्मिंग के लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों की स्थापना हेतु 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब पीएम कुसुम के बारे में विस्तार से हमने केंद्रीय बजट वाले में बताया था। कृषि क्षमता एवं कौशल विकास एवं उत्पादन वृद्धि हेतु 200 करोड़ रुपए और विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो अनुसंधान, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में क्या होगा, तो प्रदेश में 5 कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, ठीक है। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के साथ 89 केंद्र संचालित हैं। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ दिया जा रहा है बजट के माध्यम से। और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था, अंतिम सांस उन्होंने वहीं पर ली थी। तो कृषि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो विश्वविद्यालय है बनने वाला है उसके लिए 100 करोड़ आप याद रखिएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान क्या है, बागवानी, और खाद्य प्रसंस्करण क्या है, जो देखते होंगे ना, कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं फूड आइटम और उसे जो है प्रोसेस करके डब्बा बंद कर देते हैं या पैकेट में बंद कर देते हैं, पन्नी में पैक कर देते हैं, तो वो मार्केट में सप्लाई होता है। उसकी डिमांड भी आजकल बढ़ रही है, चूँकि लोगों के पास समय नहीं है तो इसकी खपत जो है ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल लोग जो है, जो वर्किंग पीपल है, ज़्यादातर ऑर्डर जो है बने बनाए खाने ही कर देते हैं। जैसे देखते होंगे कि अभी जो है बना बनाया पराठा मिल रहा है, बस आपको पैकेट खोलना है, थोड़ा सा गर्म करना है और खाने के लिए रेडी। तो ये सब क्या है, खाद्य प्रसंस्करण का रूप ही है। तो माइक्रो इरिगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी ड्रिप सिंचाई, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तो गन्ना का जो है एमएसपी तो निर्धारित नहीं किया जाता है, एफआरपी निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए गन्ना मूल्य
के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराई चीनी मिल में आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए और छाता चीनी मिल में नई चीनी मिल और लॉजिस्टिक हब हेतु 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। दुग्ध विकास के लिए देखें तो नंद बाबा दुग्ध मिशन यानी देसी जो नस्ल है उनके लिए जो है 203 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और नंद बाबा दुग्ध मिशन कब लाया गया था? जून 2023 में, 6 जून 2023 में। तो यहाँ पर किसान उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मिशन नंद बाबा के लोगों का अनावरण किया था। ठीक है, तो 2023 में लाया गया था। दुग्ध संघों को के सुदृढ़ीकरण हेतु 107 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन की बात कर लें, ठीक है, लाइव स्टॉक की बात कर ले तो गोवंश आश्रय स्थलों हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो गोवंश आश्रय हेतु 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वृहद गो संरक्षण केंद्रों हेतु 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य के क्षेत्र में देख लें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों हेतु 195 करोड़ रुपए एवं महिला लाभार्थियों हेतु 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है कब लाया गया था? तो आप देख रहे होंगे 19 सितंबर 2020 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो सहकारिता के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 170 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब यहाँ पर देखिए खाद्य एवं रसद। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ पर जो है चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो देने का प्रावधान है। और प्राथमिकता वाले परिवार कौन कौन से? अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाला परिवार जो है ये प्राथमिकता पर रहते हैं। गर्भवती एवं महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को 6000 की वित्तीय सहायता और 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना यहाँ प्रमुख लक्ष्य था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 8 लाख मीट्रिक टन राशन की निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ठीक है, अभी मोदी जी ने भी घोषणा की थी ना कि 81 लाख कुछ परिवारों को जो है हम मुफ्त राशन उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाइए, पढ़ते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 92.3 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किए गए। अंत्योदय लाभार्थियों हेतु 12,283 मीट्रिक टन चीनी का त्रैमासिक आवंटन किया गया। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी जो गोदाम बनाए जाएंगे उसके लिए 200 करोड़ रुपए। पर्यटन के क्षेत्र में देख लें तो वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में 65 करोड़ से अधिक पर्यटन आए।
ठीक है, ये डाटा बता रहे हैं, जिसमें 14 लाख जो है विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। अभी देख रहे होंगे महाकुंभ में भी जो चल रहा है वहाँ भी विदेशी पर्यटक आ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए और अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मथुरा में 125 करोड़ रुपए और नैमिषारण्य में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वन एवं पर्यावरण की बात कर ले तो अभी जो है पर्यावरण रिपोर्ट जो है वन पर्यावरण रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी, जिसमें जो है सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ था, उसके बाद यूपी है, तो यूपी दूसरे स्थान पर है, वहीं उड़ीसा तीसरे स्थान पर, राजस्थान चौथे स्थान पर। तो प्रदेश का वृक्षाच्छादन की बात करें तो 9.96% हो गया है, जिससे यूपी इस क्षेत्र में देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2021-25 के दौरान जो 138.98 करोड़ पौधे लगाए गए और वर्ष 2025 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो पिछली जो मानसून था उसमें भी 35 करोड़ पौधे लगवाए थे सरकार ने, इस बार भी जो है 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है सरकार का। प्रदेश में बाघों की संख्या जो है 173 से बढ़कर 205 हो गई है। तो कितनी हो गई है? 205। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो है वहां पर बाघों की संख्या की वजह से TX2 अवार्ड मिला है। अब मैं तो गया था पीलीभीत, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि वहां पर एक भी टाइगर दिखे नहीं मुझे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोरखपुर देश का पहला जो है रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर में क्या है? रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो महिला एवं बाल विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो निराश्रित महिला पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में महिला छात्रावासों के लिए 170 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो है इसमें योजना की श्रेणियां बनाई गई हैं और धनराशि निर्धारित किया गया है। और ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है 1 अप्रैल 2019 को लाया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाया गया था। और इसके तहत जो है 6 श्रेणियां हैं। तो 6 श्रेणियों में है क्या कि बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये दिया जाता है, 1 वर्ष तक के टीकाकरण पूर्ण होने पर 1000 रुपये, फिर तृतीय श्रेणी में कक्षा 1 में प्रवेश पर 2000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 2000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 3000 रुपये और 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक 2 वर्षीय या अतिरिक्त अधिक अवधि की डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने पर 5000 रुपये। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिया जाता है। यहाँ पर कुल देखेंगे तो कितनी राशि दी जाती है? 15,000। अब ये देखिए जोड़ लीजिए, 5 ये हो गया, 3 हो गया 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। तो इसके तहत 15,000 रुपये दिया जाता है। चलिए, तो ये रहा यूपी का बजट और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और जब आप यूपी PCS का पिछले ही साल का जो आप पेपर देखेंगे, जो ऑप्शनल पेपर हटा करके पेपर 5 और पेपर 6 जोड़ा गया, तो पेपर 5 को जब उठा करके देखेंगे, पेपर 6 को उठा करके, तो वहाँ पर यूपी से संबंधित ज़्यादातर जो है
योजनाओं से संबंधित, वित्त से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बने हुए हैं। तो योजनाओं को जो है आप जो है विस्तार से पढ़िए, साथ ही साथ बजट को देखिए। बजट से आप कौन सा पॉइंट उठा करके वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। इस बजट के माध्यम से सरकार क्या आगामी प्लान कर रही है, ये सब आप जो है कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।